कॉटन के बारे में, बीटी ब्रिंजल के बारे में, DMH11 हारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 उसके बारे में, और साथ ही साथ आप लोगों को GM रबर के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। खुश रहिए रितेश। एक और अभी वैज्ञानिकों ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक और सरसों जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाई की है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके एक नई प्रकार की सरसों को उत्पन्न किया है। ये जो नए प्रकार की सरसों है उसका खास बात यह है कि आप लोगों ने देखा होगा सरसों का तेल हेल्दी तो होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरसों का तेल खाना पसंद नहीं करते, तो उसमें कहते हैं कि एक गंध आती है, तीखी सी गंध आती है, और उस गंध की वजह से उनका उसका टेस्ट जो है उन लोगों को पसंद, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पसंद नहीं आता। इसके अलावा जब भी सरसों के तेल में खाना बनाया जाता है उससे निकलने वाला जो धुआं होता है वो आंखों में लगता है, ठीक है, और साथ ही साथ उसके टेस्ट में भी दिक्कत, मतलब लोगों को पसंद नहीं आती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि ये जो आपका जो तीखी गंध होती है सरसों के अंदर बच्चों, ये तीखी गंध एक केमिकल की वजह से होती है जिसका नाम ग्लूकोसिनोलेट होता है। तो याद रखिएगा, जो सरसों में तीखी गंध पाई जाती है जिसकी वजह से लोग अक्सर सरसों को पसंद नहीं करते, सरसों के तेल को पसंद नहीं करते, सरसों के तेल में खाना नहीं बनाते हैं, उसका कारण है ग्लूकोसिनोलेट नाम का केमिकल जो कि सरसों में मौजूद होता है, और उसी की वजह से ये गंध आती है। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सरसों बना दी है बच्चों जिनमें ग्लूकोसिनोलेट की जो मात्रा है वो काफी कम कर दी है, और जब ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा बहुत कम हो गई है तो अब ये सरसों उसी तरीके से न्यूट्रिशियस रहेगी, यानी पौष्टिक उसी तरह से रहेगी जैसे कि सभी सरसों होती हैं, लेकिन इसमें ग्लूकोसिनोलेट कम होने की वजह से इसमें तीखी गंध, जो आंखों में आपकी जलन होती थी उसको पकाने पर, वो सब नहीं होगी। तो आप बहुत ही शानदार तरीके से बिना गंध के, बिना तीखी गंध के और बिना आंखों में लगे हुए सरसों को में खाना बना सकते हैं, खाना खा सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नए प्रकार की सरसों जो है वो सरसों का पौधा भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों, भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके पहली कम तीखी गंध वाली सरसों की एक नई किस्म विकसित की है, और यह सरसों की यह नई किस्म का तीखी गंध वाली है, इसका कारण है कि इसमें ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन, ये करंट अफेयर है, 2024 में ये काम किया गया है, इसी साल ये काम किया गया बच्चों, करंट अफेयर में है, नोट कर लीजिए इसको। एक विशेष प्रकार की सरसों को बनाया गया है, ठीक है बच्चों। हाँ बिल्कुल सही बात है कि हमारे देश के किसी ने कमेंट किया है कि हमारे देश के कोहिनूर राजनेता मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा लॉस है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि बहुत कम शायद गिनती, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं इस लेवल के जो नेता या इस लेवल के जानकार, और साथ ही साथ कह सकते हैं ना कि इतना शांत, इतनी मतलब सेल्फलेस वाली बात होती है ना, कि मतलब कुछ अपने लिए ना चाहने वाले, ऐसे बहुत कम इंसान बचे हुए हैं इस धरती पर, और मनमोहन सिंह जी का जाना हम सबके लिए बहुत बहुत बड़ा लॉस है, हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में उनकी जो महारत थी वो इस लेवल पर थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति तक उनसे सलाह लिया करते थे। बराक ओबामा उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो वो अपना दोस्त बताया करते थे, और बताते थे कि इकॉनमी में उनसे ज़्यादा जानकार, उनसे ज़्यादा भविष्य को देखने वाला भविष्यवेत्ता कोई नहीं था। तो एक बहुत बड़ा लॉस तो है ही, नो डाउट, और हम सब दुखी हैं, हमारी संवेदनाएं मनमोहन सिंह जी के परिवार के साथ हैं, और शोक भी है हम सबको, तो बहुत दुख की बात है। तो जी, अभी तो सिर्फ मामला ये होता है ना कि अभी की जगहों पे तो सिर्फ लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए फोकस करते हैं, सिर्फ चुनाव जीतने पर ही फोकस रहते हैं, लेकिन देश को आगे बढ़ाने का के बारे में फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो नोट कर लिया बच्चों। हो गई बच्चों, इसे नोट कर लिया आप लोगों ने, इसे नोट कर लिया। तो कम तीखी गंध वाली सरसों जो है वो बनाई गई है। चलिए, चलो बेटा, तो अब यहाँ पर इसको हम लोगों ने कंप्लीट करने के बाद कुछ और जीएम क्रॉप्स के बारे में बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं। एक जीएम क्रॉप होती है जो भारत में यूज नहीं की जाती है लेकिन होती है और काफी मशहूर है, और उसका नाम है बच्चों गोल्डन राइस। याद रखिएगा, चलो गोल्डन येलो कलर में लिखते हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। तो एक गोल्डन राइस है, ये भारत में इसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन ये काफी मशहूर जीएम क्रॉप है, पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। और ये जो गोल्डन राइस है बच्चों, एक ऐसा चावल है, ठीक है, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाई करके, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके, इस ये गोल्डन राइस एक ऐसा चावल बनाया गया है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके, कि इसमें आपको, अगर आप गोल्डन राइस खाएंगे तो होता यह है बच्चों कि समझिए कि हमारे कुछ पौधे होते हैं, जैसे कि आपके गाजर है, ठीक है, गाजर है, इसके अलावा पपीता है, इस तरीके के जो फल होते हैं उनमें एक पदार्थ पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, ध्यान से समझिएगा, जिसका नाम होता है बीटा कैरोटीन। क्या होता है? बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन नाम का पिगमेंट पाया जाता है गाजर, पपीता, इस तरीके के और भी बहुत सारे वो होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं। और यही जो बीटा कैरोटीन होता है बच्चों, जब हम लोग इस गाजर को खाते हैं, पपीते को खाते हैं, तो यही बीटा कैरोटीन जो गाजर और पपीते में मौजूद होती है, ये शरीर में जाती है, और शरीर में जाने के बाद विटामिन ए में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है बच्चों? विटामिन ए में बदल जाती है। तो याद रखिएगा बच्चों, विटामिन ए
जो हम लोगों को, और आपको पता है विटामिन ए बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए, खास करके हमारी आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें रतौंधी हो जाती है, आंखों रात में हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, साथ ही साथ हमारी आंखें जो है वो सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, ठीक है, आंखों में खुजली होती है, जलन होती है, और उसके बाद जो है अंधापन भी हो सकता है। तो आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होती है। विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? बीटा कैरोटीन से। बीटा कैरोटीन कहाँ मौजूद होता है? गाजर, पपीते और इस तरीके के और भी जो फल होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया बच्चों की, जो चावल होता है, राइस का पौधा होता है, धान जिसे बोल सकते हैं, उस चावल के अंदर इस बीटा कैरोटीन को डाल दिया, बीटा कैरोटीन के जीन को डाल दिया। तो बीटा कैरोटीन के से संबंधित जो जीन होता है उसको जो है वो डाल दिया गया। तो जब चावल के अंदर बीटा कैरोटीन के जीन पहुंच गए तो ये चावल बन गया गोल्डन राइस कहलाया। क्या कहलाया? गोल्डन राइस। और ये जो गोल्डन राइस है, तो जब आप इसे खाएंगे तो आपको चावल का मजा तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब चावल में जो पदार्थ मौजूद रहते हैं, पोषक पदार्थ, वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आपको विटामिन ए भी मिलेगा, ठीक है। मतलब आप चावल खाएंगे और चावल के साथ साथ विटामिन ए की जो जरूरत है आपके शरीर की वो भी पूरी हो जाएगी। तो गोल्डन राइस एक ऐसा पौधा है जिसको आनुवंशिक रूप से रूपांतरित किया गया है, जिसको खाने पर आप चावल का जो फायदा है, चावल का जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक पदार्थ है, वो तो आपको मिलते ही हैं, साथ ही साथ आपको विटामिन ए भी मिल जाता है, जिससे कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी नहीं होने पाती है। तो गोल्डन राइस एक बहुत ही बेहतरीन जीएम क्रॉप है, जीएम फसल है, ठीक है, फसल है जिसे जो काफी दुनिया में कई जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन भारत में कुछ कारणों की वजह से जो है भारत में इसको बैन किया गया है, भारत में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं, पर्यावरणीय, साथ ही साथ हेल्थ, मतलब ये हमारे देश के जो स्टैंडर्ड्स हैं जीएम क्रॉप्स के, उसमें ये खरा नहीं बैठता, इसलिए इसको अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन बहुत सारी दुनिया के देश हैं जो इस गोल्डन राइस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो भारत में ये नहीं यूज किया जा सकता, बाकी हर जगह यूज किया जा सकता है। तो नोट कर लीजिए बच्चों, गोल्डन राइस एक ऐसा चावल जिसको खाने पर चावल के साथ साथ विटामिन ए का की जो कमी होती है उसको भी पूरा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, ठीक है। तो बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर, समझ में आ गया गोल्डन राइस क्या है? बता दिया ना स्नेहा यादव कि कुछ हमारे पैरामीटर्स हैं उस पर ये खरा नहीं उतरता, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा बच्चों एक टमाटर होता है, ठीक है, लाल टमाटर नहीं, एक टमाटर है, ठीक है। एक टमाटर को डेवलप किया गया है, एक जीएम फसल है अमेरिका में, ठीक है, जीएम फसल है, ये भी काफी पॉपुलर फसल है। तो जीएम फसल है टमाटर, एक टमाटर है और उस टमाटर का नाम दिया गया है फ्लेवर सेवर, ठीक है। क्या है? फ्लेवर सेवर, ठीक है, फ्लेवर सेवर नाम का टमाटर है, जो जिसकी जो कह सकते हैं शेल्फ लाइफ होती है, जो इनका कह सकते हैं पकने का जो समय काल होता है वो इसमें ज्यादा कर दिया गया है। पकने का जो समय काल है, ठीक है, समय काल है वो ज्यादा होता है। मतलब देखिए होता क्या है, जो टमाटर होता है उसकी खास बात ये होती है भाई, वो यूज तो हर जगह होता है, चाहे उसे आलू के साथ बनाओ, चाहे टमाटर के उसके साथ मटर के साथ बनाओ, टमाटर हर जगह यूज होता है, चिकन मटन पनीर सब जगह यूज होता है। लेकिन इसकी एक समस्या ये होती है टमाटर की कि बहुत जल्दी सड़ जाता है, सिर्फ 2 से 3 दिन तक आप उसे रख सकते हैं, उसके बाद सड़ जाता है। तो उससे इतना सारा टमाटर पूरी दुनिया में खराब हो जाता है, बिना यूज किए हुए वो वेस्ट हो जाता है, किसी काम का नहीं बचता, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना इसकी शेल्फ लाइफ जो है, ठीक है, थोड़ा बढ़ा दी जाए। जो इसकी शेल्फ लाइफ है, जो इसका जो है मतलब जीवन का, मतलब पकने का जो समय काल होता है, मतलब काफी दिनों तक ये पका रहे और साथ ही साथ खराब ना होने पाए। तो इस तरीके से वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक जीएम फसल बनाई जिसका नाम फ्लेवर सेवर था, यानी एक ऐसा टमाटर बनाया जिसका नाम फ्लेवर सेवर था, जिसका पकने का समय काल ज्यादा होता है। मतलब कुल मिला के आप इसे 15 से 20 दिन तक, ठीक है, रख कर अपने घर में इसको यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। शेल्फ लाइफ क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी बहुत मशहूर है और इसको भारत में इसको भी बैन किया गया है, क्योंकि भारत के पैरामीटर्स पर ये जो है वो नहीं मतलब खरा उतरता। तो ये फ्लेवर सेवर बच्चों, नोट कर लिया बच्चों? हाँ, ऐसा टमाटर बहुत मजेदार है, ठीक है। तो फ्लेवर सेवर के बारे में भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है, साथ ही साथ आपको जीएम सरसों के बारे में बता दिया, फ्लेवर सेवर टमाटर के बारे में, गोल्डन राइस के बारे में, इन सब के बारे में आपको बता दिया। तो ये सब जो है वो बच्चों क्या है? जीएम फसल है, जीएम क्रॉप्स हैं, कैसे बनाया जाता है कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एक टर्म आता है बच्चों बायो फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो बायो फोर्टिफिकेशन, तो अब बायो फोर्टिफिकेशन की बात की जाए या उसे हिंदी में जैव संवर्धन की बात की जाए, तो बच्चों समझिए, इस बात को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि कोई पौधा है, एक शब्द में आप समझ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी पौधा है, मतलब XYZ, ठीक है, कोई भी पौधा है, और अगर इस पौधे में, ठीक है, इस पौधे में अगर किसी भी तरीके से मान लीजिए कि आप जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, या फिर आप जो है वो जैसे पारंपरिक जो विधियां होती हैं, जो पारंपरिक मेथड होते हैं, जैसे कि आप लोग उसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, संकरण कहा जाता है, संकरण का उपयोग करें, संकरण तकनीक का उपयोग करें, ठीक है। चाहे इनको इनके पौधों के जो खेत हैं उनमें आप पोषक पोषक पदार्थ, ठीक है, पोषक पदार्थ या जैसे हम लोग खाद के माध्यम से खाद ऐसी डालें, ठीक है, कुछ भी आप करें, ठीक है, कोई भी ऐसा काम करें जिसकी वजह से, सुनिएगा बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसकी वजह से इस पौधे की पौष्टिक क्षमता, ठीक है, इस पौधे से उत्पन्न होने वाले जो अनाज है, जो इसके अंदर से जो उपज है, तो इस पौधे की जो उपज है, ठीक है, उपज है, उसकी पौष्टिकता, यानी कि उसकी जो पौष्टिक क्षमता है, ठीक है, पौष्टिक जो क्षमता है
वो पौष्टिक क्षमता बढ़ जाए, ठीक है, क्षमता क्या हो जाए बच्चों, बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं, जैव संवर्धन के नाम से जानते हैं। फिर से सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूं, आप जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करिए, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जैसे हम लोगों ने जीएम क्रॉप बनाई, कौन सी, गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस, नॉर्मल राइस को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, और उसकी वजह से उसके अंदर विटामिन ए की मात्रा बढ़ गई, जिसकी वजह से उस पौधे की पौष्टिक क्षमता बढ़ गई कि आप चावल भी खा रहे हैं और विटामिन ए भी मिल रहा है, ठीक है। या फिर संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन मेथड अपनाया जाता है, जिसमें क्या होता है, एक पौधे को दूसरे पौधे के साथ संकरित कराया जाता है, ठीक है। जैसे इस मान लीजिए कि एक पौधा है, एक पौधा छोटा उगता है और एक पौधा बड़ा उगता है, लेकिन छोटे पौधे में पैदावार ज्यादा होती है, बड़े पौधे में पैदावार कम होती है, तो दोनों के पुष्पों के जो दोनों के फूल निकलेंगे, उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, यानी कि जो एक आप लोग कभी भी पुष्पों को, फूल को पकड़ते हैं तो येलो कलर का छोटे-छोटे दाने जैसा आपके हाथ में लग जाता है, जिसे हम लोग जो है वो परागकण कहते हैं। तो अगर परागकण या पॉलन ग्रेन को इससे उठाकर यहां पर डाल दिया जाए या इससे उठाकर यहां पर डाल दिया जाए और इस तरीके से इसके बीच में संकरण हो जाए और एक नई प्रजाति का जन्म हो, ठीक है, एक नई प्रजाति का बच्चों जन्म हो जो लंबी भी हो और ज्यादा से ज्यादा क्या करे, पैदावार भी दे, ज्यादा से ज्यादा पैदावार भी दे, ठीक है। तो इस तरीके से पैदावार भी दे और इसके अंदर पौष्टिक क्षमता भी बढ़ जाए, तो इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है उसे संकरण बोलते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो जब ये नेचुरल प्रक्रिया होती है, सदियों से, हजारों सालों से की जाती आ रही है, इनके परागकण को इस पे डाल दिया, इनके परागकण को इस पे डाल दिया, ठीक है, और इसकी वजह से दोनों संकरण प्रजाति निकली, जिसमें दोनों के गुण थे, मतलब ये छोटा था पैदावार ज्यादा करता था, ये बड़ा था पैदावार कम करता था, लेकिन एक ऐसी संकरित प्रजाति उत्पन्न हो सकती है जो लंबी भी होगी और पैदावार भी ज्यादा करेगी। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उससे भी अगर पौधे की जो उपज है उसमें उसकी पौष्टिक क्षमता बढ़ जाए तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन बोल सकते हैं। या अपने खेतों में ऐसा खाद आप डालिए कि जिससे, मतलब मान लीजिए कि आप इसके अंदर, इस पौधे के अंदर जिंक की मात्रा या आयरन की मात्रा ज्यादा करना चाहते हैं, जिससे कि इसकी जो उपज हो उसको जो भी खाए उसके अंदर आयरन की कमी दूर हो जाए, तो आप अपने खेतों में आयरन का छिड़काव कर सकते हैं या जिंक से संबंधित इस तरीके की खादों का छिड़काव कर सकते हैं जिसमें जिंक और आयरन जैसी चीजें मौजूद हों। तो जब आप छिड़काव करेंगे तो ये पौधों के में मिट्टी के द्वारा अवशोषित होगी और फिर उसके बाद पौधे के अंदर पहुंच जाएगी, तो इससे जो उपज होगी उसमें आयरन जिंक की मात्रा ज्यादा होगी, तो इस तरह से भी पौष्टिक क्षमता बढ़ाई जा सकती है पौधे की उपज की, ठीक है। तो इस कोई भी मेथड अपना लीजिए, कोई भी तरीका, चाहे जैव प्रौद्योगिकी का तरीका जिसमें जीनों में बदलाव करते हैं, जैसे कि हमने जो है गोल्डन राइस में किया, संकरण प्रक्रिया जो मैंने अभी आपको बताई, पोषक पदार्थों की मात्रा यानी खाद के रूप में इसके अंदर खेतों के अंदर डाली जाए, कुछ भी किया जाए बच्चों, कुछ भी ऐसा काम किया जाए जिससे कि किसी पौधे या किसी भी पैदावार के अंदर पौष्टिक क्षमता यानी जो भी चीजें हैं उसकी पौष्टिक क्षमता अगर बढ़ जाए तो उसे हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन या जैव संवर्धन के नाम से जानते हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों, जैव संवर्धन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि जैव संवर्धन क्या होता है। आजकल जो है ये बायोफोर्टिफाइड जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ज्यादा उपजाई जा रही हैं, भारत में भी काफी उपजाई जा रही हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, सरसों और मूंगफली की 17 बायोफोर्टिफाइड किस्मों को राष्ट्र के लिए समर्पित किया। तो इस वक्त जो आप देखते होंगे फ्री में खाना, वो अनाज मिलता है लोगों को, तो उसमें कोशिश की जा रही है कि बायोफोर्टिफाइड जो उपज है उसी को यूज किया जाए, जिससे कि जो लोग भी गरीब लोग के अंदर मतलब उनको हर तरीके का न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते, तो कम से कम बायोफोर्टिफाइड फूड खाएंगे या उस अनाज खाएंगे तो उनके शरीर में जो विटामिन की कमी है या आयरन की कमी है या जिंक की कमी है उसे पूरा किया जा सकता है। इसलिए भारत जो है वो बायोफोर्टिफाइड किस्मों पर ज्यादा जोर दे रहा है, और जो ये मतलब ये फ्री में जो अनाज दिया जाता है उसमें भी बायोफोर्टिफाइड फूड्स को, बायोफोर्टिफाइड जो फसल से उत्पन्न पैदावार को सम्मिलित किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब इसको और आसानी से एक टर्म और आसानी से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप बाजार से दूध ले आते, मान लीजिए कि आपके घर में, इसको बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए कि आपके घर में मान लो कि एक गाय है, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लीजिए आपके घर में एक गाय है, आप उस गाय को, ठीक है, ये जो गाय है उसको खूब अच्छा चारा देते हो, खूब अच्छा पौष्टिक चारा देते हो, ठीक है, पौष्टिक चारा देते हो उसको, विटामिन के अगर उसका पता करते हो कि विटामिन की कमी तो नहीं है, विटामिन के इंजेक्शन देते हो, अच्छा चारा देते हो उनको, विटामिन देते हो, सब कुछ उसको बढ़िया, उसको देख रेख करते हो, ठीक है, खूब अच्छे से देख रेख करते हो। तो ये जो गाय होती है, ये गाय जब दूध उत्पन्न करती है, ठीक है, दूध उत्पन्न करती है, तो इस दूध के अंदर अच्छा चारा खाने की वजह से, विटामिन के इंजेक्शन या गोलियां देने की वजह से, जो भी इसको जरूरत होती है वो सब अच्छे तरीके से जब इसकी आपने देखभाल की तो जो दूध उत्पन्न हुआ उसकी पौष्टिक क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दूध कैसा निकलेगा, उन्नत किस्म का निकलेगा। तो उन्नत किस्म का दूध मिलेगा, तो जब आप इसे खाओगे, जब इस दूध को पियोगे तो फिर आपकी ताकत भी बढ़ेगी, आपके शरीर की जो कमी है वो खनिज पदार्थों की चीजों की वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि आपने जो दूध पिया वो क्या था, बहुत उन्नत किस्म का था, क्योंकि जिस गाय को पाला गया था उसको बढ़िया चारा, बढ़िया विटामिन, बढ़िया मिनरल्स खिलाए गए जो उसके दूध में गए और फिर दूध से आपके शरीर में आएंगे, ठीक है, दूध में गए और दूध से फिर आप उसे जब खाएंगे तो आपके शरीर में आएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें हम सीधे जो प्रोड्यूसर है यानी कि जो उत्पादक है उसी में सीधे हम काम करें, उसी को अच्छे तरीके से पाले, देख रेख करें और वो जो है इतना उन्नत किस्म का हो जाए कि वो जो प्रोडक्ट दे यानी जो उत्पाद दे वो बहुत ही उन्नत किस्म का उत्पाद उत्पन्न करे, जिससे कि हम अपने शरीर की जरूरतों को पूरा कर सकें, ठीक है। तो ये कहलाएगा बायोफोर्टिफिकेशन, ये जैव संवर्धन कहलाएगा, ठीक है, इसे जैव संवर्धन कहेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे किया जाए तो इसे जैव संवर्धन कहेंगे। लेकिन बच्चों एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सर जो गाय है, नॉर्मल गाय की तरह से इसको रखा जाएगा घरों में, ठीक है, और कोई उसमें खास उसमें उसको मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, नॉर्मल चारा, नॉर्मल चीजें उसको दी जाएंगी और फाइनली जो है ये गाय जो दूध उत्पन्न करेगी ये उन्नत किस्म का दूध नहीं होगा, ठीक है, ये दूध जो है वो उन्नत किस्म का नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल आपने उसको चारा दिया, नॉर्मल चीज, तो वैसे नॉर्मल दूध भी उत्पन्न होगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप जो इससे निकलने वाला जो दूध है उसको लें, ठीक है, उस से निकलने वाले दूध को लें और उस दूध में आप जो है वो हॉर्लिक्स मिला दें, ठीक है, कोई भी जैसे कहते हैं ना कि पौष्टिक पदार्थ जैसे कि हॉर्लिक्स है, कॉम्प्लान है, इस तरीके के जो होते हैं ना, जो आपको प्रचार किए जाते हैं कि अगर उसको डाल दो तो बहुत अच्छी तरीके से बच्चे ग्रोथ करते हैं,
तो आप क्या करें, उसकी जो पोषण क्षमता, जो न्यूट्रिएंट वाला जो मटेरियल है, या फिर बाहर से उसमें काजू बादाम डाल दें, या उसमें आप हॉर्लिक्स डाल दें, उसमें कॉम्प्लान डाल दें, ठीक है, इस तरीके की चीजें डाल दें आप, और उसके बाद इसकी पौष्टिक क्षमता क्या हो जाए बच्चों, बढ़ जाए। इसकी जो पौष्टिक क्षमता है ये इसकी बढ़ जाए, तो इसे जानते हो क्या बोलेंगे, इसे बायो फोर्टिफिकेशन नहीं बोलेंगे, इसे फूड फोर्टिफिकेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे फूड फोर्टिफिकेशन कहेंगे, फूड फोर्टिफिकेशन कहेंगे, यानी कि खाद्य, ठीक है, खाद्य खाद्य संवर्धन के नाम से इसे जाना जाएगा। तो इसे फूड फोर्टिफिकेशन कहेंगे या खाद्य संवर्धन के नाम से इसे जाना जाएगा। तो खाद्य संवर्धन का मतलब ये होता है कि आप पोषक पदार्थ मतलब आप जो उत्पाद आ रहा है वो नॉर्मल है, लेकिन आपने पोषक पदार्थ बाहर से मिलाया, ठीक है, दूध के अंदर पोषक पदार्थ मिला दिए, जिससे कि इसकी ये जो है दूध काफी पौष्टिक हो गया, काफी बेहतर हो गया, और आप इसे पिएंगे तो आपको ताकत आएगी। तो ये हो जाएगा खाद्य संवर्धन। क्या कहलाएगा बच्चों, खाद्य संवर्धन कहलाएगा, ठीक है, संवर्धन के नाम से जाना जाएगा। और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका बायो फोर्टिफिकेशन यानी जैव संवर्धन। तो दोनों में डिफरेंस है बच्चों। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली खाद्य संवर्धन क्या होता है और साथ ही साथ जैव संवर्धन क्या होता है। तो इसमें सीधे सोर्स पर काम करते हैं, और इसमें सोर्स पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि जो प्रोडक्ट होता है उसी में पोषक पदार्थों को मिलाकर, ठीक है, मिलाकर उसके अंदर सारी चीजें डालकर हम लोग उसको ज्यादा पौष्टिक बना देते हैं, ज्यादा बेहतर बना देते हैं। तो ये खाद्य संवर्धन कहलाता है, और ये जैव संवर्धन। तो बिल्कुल एक सिंपल सा जो है एग्जाम्पल देकर मैंने दोनों चीजें आपको समझा दी बच्चों, खाद्य संवर्धन क्या है और साथ ही साथ जैव संवर्धन क्या है। होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, 100%, ठीक है। तो एक लाइन में इसको लिख भी लीजिएगा, एक लाइन में लिख भी लीजिएगा बच्चों कि एक लाइन में लिख लीजिएगा कि जैव प्रौद्योगिकी पारंपरिक विधियों खाद, अधिक गुणवत्ता वाली खाद तथा अन्य विधियों द्वारा पौधे के उपज को अधिक पौष्टिक बनाया जाता है। पौधे की उपज को अधिक पौष्टिक बनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को जैव संवर्धन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, लिखेगा जब खाद्य पदार्थों को विभिन्न प्रकार के पौष्टिक पदार्थों से मिश्रित करके उसकी पोषण क्षमता बढ़ाई जाती है। तो इस प्रक्रिया को खाद्य संवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको आप चाहें तो इस तरीके से नोट भी कर सकते हैं, और ये वाली लाइन भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए। जैव संवर्धन में बॉर्न बीटा मिला देता हूं आकृति, तो और ज्यादा पावरफुल हो जाओगी, तब तुम पता लगा सुपर वुमेन बन जाओगी। ठीक है, प्रतीक्षा नींद तुम्हारी पूरी नहीं है, जाके सो के आओ। चलो, तो बच्चों ये बात बिल्कुल क्लियर। अब हम लोग एक टर्म और पढ़ेंगे जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या होता है बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बच्चों डीएनए टेस्ट भी कहते हैं, और इसी डीएनए टेस्ट को हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, ठीक है। और तो इसका नाम आपने काफी सुना होगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को क्या बोलते हैं बच्चों, डीएनए टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस टर्म को डीएनए टेस्ट भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसको डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है, ठीक है, प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है, इसे डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से
भी जाना जाता है। तो डीएनए टेस्ट, डीएनए प्रोफाइलिंग, सब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सारी चीजें एक है। अक्सर जो है जो कहीं पर अपराध होता है तो उस अपराध का पता, अपराधी का पता लगाने में, अपराध की गुत्थियों को सॉल्व करने में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्ट या डीएनए प्रोफाइलिंग जैसी चीजों का उपयोग करते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए बच्चों, आप लोगों को शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों के शरीर में जो मनुष्य हैं इस धरती पर, उनका 99.99% जो है वो डीएनए सेम होता है। 99.99% डीएनए क्या होता है बच्चों, सेम होता है। ये शुरू में मैंने आपको बताया था। लेकिन हम लोगों में 0.01% जो है वो अलग होता है डीएनए, ठीक है। डीएनए, अब डीएनए में आपको, जैसा आपको पता है कि डीएनए में हमेशा जो सीक्वेंस होता है वो नाइट्रोजनस बेस पेयर का एटीजीसी का सीक्वेंस होता है, और सब लोगों में 0.01% ये जो एटीजीसी का सीक्वेंस होता है वो अलग होता है। 99.99% जो एटीजीसी का सीक्वेंस होता है डीएनए के अंदर, याद है ना आप लोगों को, तो 99.99% जो डीएनए का जो सीक्वेंस एटीजीसी वो सेम होता है, लेकिन 0.01% जो एटीजीसी का सीक्वेंस है वो हमारे में और आपके में बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो इसी जो हम लोगों के अंदर अलग होता है एटीजीसी का सीक्वेंस, इसी को पहचान करके, यानी इसी का मिलान करके हम लोग अपराधियों की गुत्थियों को, मतलब जो अपराध होता है उसकी गुत्थियों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए बच्चों कि कहीं पर मान लीजिए कोई क्राइम हो जाता है, कहीं पर मर्डर हो जाता है, तो जहां पर बच्चों क्राइम होता है उस क्राइम वाली जो जगह है, ठीक है, वहां पर खोजा जाता है। बहुत अच्छे से समझिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, तुम्हें नींद भी आ रही होगी तब भी समझ में आ जाएगा, इतनी आसान तरीके से मैं बताऊंगा, पूरी जिंदगी का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात याद रखिएगा, 99.99% डीएनए हमारा सेम है, 0.01% अलग है। यही अलग वाला जो डीएनए है यही हम सब में क्योंकि अलग है, तो इसी का मिलान करके, इसी का कंपैरिजन करके हम लोग क्या करते हैं, अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं। इसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्ट या डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से जाना जाता है। अब देखो बच्चों, मान लीजिए कहीं पर क्राइम हुआ है, तो जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जो क्राइम एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जाते हैं जहां पर क्राइम सीन हुआ होता है, वहां पर कुछ कोशिकाओं को, यानी जीवित कोशिकाओं को ढूंढने की, मतलब कुछ ऐसी कोशिकाओं को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो अपराधी के शरीर से निकली हो। यानी हो सकता है कि भाई वहां पे मर्डर करने आया हो तो आपस में लड़ाई हुई हो या कुछ हुआ हो, या आया हो तो उसके शरीर से कुछ बाल झड़ गए हो, या उसके शरीर से त्वचा झड़ गई हो, मान लो रेपिस्ट है तो उसके शरीर से सीमन यानी कि वी निकल गया हो, ठीक है, वो कहीं पर लगा हो, उससे उसके उसमें भाग दौड़ में जो है उसके शरीर से कहीं से खून निकल कर उसके वहां पर पड़ा हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारे जो क्राइम एक्सपर्ट्स होते हैं वो जहां पहुंचते हैं तो वहां पे सबसे पहले जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, अपराधी की जो कोशिकाएं होती हैं उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक बाल मिल जाए, एक स्किन का छोटा सा भाग मिल जाए, खून मिल जाए, वी मिल जाए, ये सब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अगर वहां पर क्राइम सीन पर अगर हमें कोई कोशिका मिल जाती है जिसे हमें शक होता है कि अपराधी की है, तो हम उसका वो वाला डीएनए का छोटा भाग, ठीक है, हम लोग वो डीएनए का छोटा भाग अलग कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग डीएनए का वो छोटा भाग अलग कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, कर लेते हैं, जो कि हम सब में अलग होता है। तो हमने उस वहां पे क्राइम सीन पर मिला हुआ जो कोशिका थी, उस कोशिका से हमने डीएनए निकाला, जो कोशिका क्राइम सीन पर हमें मिली थी उस कोशिका से हमने ये डीएनए निकाला और डीएनए का वो भाग अलग कर दिया जो हम सब में अलग होता है। अब यहाँ पर क्राइम सीन पर मिले हुए डीएनए में जो एटीजीसी जो नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं उनका सीक्वेंस देखा गया, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस आया था वो एटी जीसी और जीसी आया था, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से आया था, एटी जीसी आया, ठीक है। अब हम हमें शक होता है, जिन पर सस्पेक्ट होता है, जिन पर संदेह होता है कि यही लोगों ने मर्डर किया होगा, कैमरे से उनको देखा जाता है, कैसे भी हमें जिन पर शक होता है तो हम ऐसे शक वाले लोगों को बुला लेते हैं, ठीक है, यानी कि जिन पर हमें संदेह होता है। तो जिन पर हमें संदेह होता है, मान लीजिए एक पर्सन पर को बुला लिया, दूसरे पर्सन पर भी हमें संदेह है ये भी ये क्राइम कर सकता है, तो उसको भी बुला लिया और फिर उसके शरीर से डीएनए ले लिया जाता है। उसके शरीर को उसका एक छोटा सा बाल का टुकड़ा ले लिया, उसको उसमें जो कोशिका थी उससे डीएनए निकाल लिया, या फिर उसके शरीर की स्किन की त्वचा की कोशिकाएं ले ली गई, उसके यूरिन की कोशिकाएं ले ली गई, कुछ भी ले सकते हैं, एक छोटा सा बाल मिल जाए बस काम हमारा हो जाएगा। तो जिस पर हमें संदेह होता है उनके शरीर से हम कोशिकाएं लेते हैं, उन कोशिकाओं के उस डीएनए को अलग करते हैं जो हम सब में अलग होता है, और फिर हम उनके डीएनए का जो पैटर्न होता है, एटीजीसी का जो पैटर्न होता है, नाइट्रोजन बेस पेयर का जो पैटर्न होता है उसको देखते हैं। तो इसमें जो संदेह जिस पर हमें था, जो पहला व्यक्ति था जिस पर संदेह था, उसका जो एटीजीसी का जो पैटर्न हम देखते हैं वो एटीजीसी, ठीक है, जीसी और फिर एटी आ गया, ठीक है। अब भाई जब हमने इसको कंपेयर किया इसके साथ क्राइम पे जो हमें कोशिकाएं मिली थी उससे कंपेयर किया तो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्या है, एटी है, यहाँ पर एटी है, यहाँ पर एटी है, यहाँ पर एटी है, यहाँ पर जीसी है, यहाँ पर एटी है, यहाँ पर जीसी, यहाँ पर जीसी है, यहाँ पर जीसी है, मतलब पूरी तरीके से ये मैच नहीं किया, ठीक है, पूरी तरीके से मैच नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में इसका और इसका कोई मैचिंग नहीं हो पाई, तो यहाँ पर जो एटीजीसी का सीक्वेंस है वो मैच नहीं कर पाया। तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबब्ली ये जो जिस पर हमने पहले संदेह किया था उसने क्राइम नहीं किया। फिर उसके बाद हम दूसरे पर जाते हैं, उसके डीएनए को निकालते हैं, तो एटी और एटी, जीसी, फिर जीसी और फिर उसके बाद जीसी। जब हमने इन दोनों के इनको जहां पर हमें क्राइम हुआ था वहां पे जो कोशिका मिली थी और जिस पर हमें संदेह था, दूसरा व्यक्ति जिस पर हमें संदेह था, जब उसके नाइट्रोजन बेस की जो हमने मैचिंग करी तो ये क्या हो गया, मैच हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर जो अपराध हुआ था उस अपराध का असल में रियल अपराधी कौन था, यही था, क्योंकि इसके डीएनए वहां पर सबूत में मिले हुए डीएनए से काफी कुछ मिलते, क्या एग्जैक्ट मिलते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि वहां पर क्राइम की जगह पर वो पहुंचा था और मोस्ट प्रोबब्ली इसी ने ये क्राइम किया है। तो इस तरीके से बच्चों हम डीएनए के पैटर्न्स को, डीएनए में मौजूद जो एटीजीसी का सीक्वेंस है जो हम सब में थोड़ा अलग होता है उसको हम आपस में मिलाते हैं, उनमें सिमिलरिटीज देखते हैं, डिससिमिलरिटीज देखते हैं और इसी आधार पर हम लोग विभिन्न प्रकार के जो कह सकते हैं कि क्राइम की जो गुत्थियां होती हैं उसको सॉल्व करते हैं और इस तरह से अपराधियों को हम सजा दिलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तरीका जो कहलाता है इसे ही डीएनए टेस्ट कहा जाता है, इसे ही डीएनए प्रोफाइलिंग कहा जाता है और इसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। और सिर्फ अपराध को या अपराधियों को पकड़ने में इसका उपयोग नहीं किया जाता बच्चों, इसका विभिन्न प्रकार की जो अनुसंधान होते हैं जेनेटिक्स को लेकर उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी जो है वो माता पिता खो जाते हैं या बच्चा खो जाता है, तो जब वो आपस में मिलते हैं और इस बात को कंफर्म करना होता है कि ये इसी का बच्चा है या इसी के माता पिता है, तो उसकी भी मतलब माता पिता की पहचान या बच्चे की पहचान करने में भी इसका उपयोग किया जाता है।
तो बहुत सारी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है, किसका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टेस्ट का। तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं बच्चों, हम लोगों के शरीर में 99.99% जो डीएनए सेम होता है और 0.01% अलग होता है। अलग का मतलब एटीजीसी का सीक्वेंस अलग होता है। इसी अलग वाले की क्योंकि हम सब में यही अलग होता है, तो इसी वाले पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं? डीएनए टेस्ट में टेस्ट करते हैं। तो क्राइम पर या कहीं पर भी अगर हमें मिला हुआ डीएनए मिलता है तो उसका हम यही वाला सेक्शन अलग कर लेते हैं और फिर उसके एटीजीसी के पैटर्न को देखते हैं। अगर कोई संदेह उत्पन्न होता है उनके कोशिकाओं को लेकर, उनके डीएनए के इन्हीं जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको अलग करके दोनों के पैटर्न्स को मिलाते हैं, जिनका पैटर्न मिल जाता है, फाइनली वही जो है अपराधी होता है या उसी ने क्राइम किया है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों डीएनए टेस्ट क्या होता है, डीएनए प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है, होप 101% आपको समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर। हाँ, माता पिता, क्योंकि हम लोग माता पिता के क्रोमोसोम से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, माता पिता के क्रोमोसोम से मिलकर बने हुए हैं, तो हमारी और उनकी जो सीक्वेंसेस होते हैं वो काफी कुछ मिलते हैं, तो इसलिए हम उस सीक्वेंस को जो है मैच कराकर देख लेते हैं और अगर हम लोगों में सिमिलरिटी पाई जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे माता पिता वही है। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, जेनेटिक्स बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर बच्चों। किसी पर कैसे नहीं संदेह होगा भैया, अगर कहीं पर क्राइम हुआ है तो संदेह तो होगा ना, और अगर तुम किसी जगह पे तुम्हारे साथ क्राइम हुआ, ठीक है, या तुम्हारे आसपास क्राइम हुआ, अगर तुम संदेह किसी पर नहीं कर रहे हो, उसका मतलब सबसे बड़ा संदेह तुम पर जाएगा कि तुम क्यों संदेह नहीं कर रहे हो, क्योंकि भाई कहीं पर भी अगर कोई क्राइम होगा तो इंसान ये सस्पेक्ट करता है इसने किया होगा, उसने किया होगा, ऐसे किया होगा, वैसे किया होगा, ठीक है, तो वो संदेह तो होता ही है, नो डाउट होता है, और अगर तुम संदेह नहीं कर रहे हो उसका मतलब तुम्ही ने किया है, तो इसलिए संदेह तो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात बिल्कुल बात क्लियर। ठीक है, तो अब यहां पर नहीं किया गया है, दीपक प्रहार ठाकुर साहब, वहां पर ये किया गया है। ठीक है, जो कोलकाता वाले केस में भी किया गया है और हर केस में ये किया जाता है अगर वहां पे सबूत मिलते हैं। अब कोई मान लीजिए कि बहुत ही चालाक है, अब चालाक है, पूरा ग्लव्स पहन के आया, पूरा ऊपर से नीचे तक जो है वो एस्ट्रोनॉट बन के क्राइम करने आया है, तो अब वहां पे जब सबूत ही नहीं छोड़ेगा तो फिर मतलब मैचिंग का कोई सवाल ही नहीं होता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए कि डीएनए टेस्ट, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टेस्ट, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टेस्ट, डीएनए प्रोफाइलिंग, प्रोफाइलिंग अथवा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से डीएनए डीएनए में मौजूद डीएनए में मौजूद नाइट्रोजनी क्षार समूहों के नाइट्रोजनी क्षार समूहों के नाइट्रोजनी क्षार समूहों के क्रमों का मिलान करके, नाइट्रोजनी क्षार समूहों के क्रमों का मिलान करके, नाइट्रोजनी क्षार समूहों के क्रमों का मिलान करके नाइट्रोजनी क्षार समूहों के क्रमों का मिलान करके विभिन्न प्रकार की आपराधिक गुत्थियों को सुलझाया जाता है, विभिन्न प्रकार की आपराधिक गुत्थियों को सुलझाया जाता है तथा तथा इसके द्वारा कई स्थितियों में माता पिता की पहचान सुनिश्चित करने में, विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको नोट कर लिया। एक और चीज जान लीजिए बच्चों, ठीक है, कि मान लीजिए, इधर देखें, इधर ध्यान से देखें, कि मान लीजिए कि दो मनुष्य हैं, ठीक है, दो मनुष्य हैं और इनके डीएनए को, यानी ये सेम स्पीसीज के जानवर हैं, यानी कि मनुष्य है मान लीजिए, तो इनके डीएनए को अगर आप मैच कराते हैं किसी भी काम के लिए, अगर डीएनए को मैच कराते हैं, ठीक है, अगर डीएनए को मैच कराते हैं, ठीक है, और डीएनए को पढ़ते हैं, डीएनए की एनालिसिस करते हैं किसी भी कारण की वजह से, चाहे आपराधिक गुत्थियों के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो इसे कहा जाता है डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टेस्ट, ये कहा जाता है, डीएनए टेस्ट, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये कहा जाता है। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई दूसरा कोई जीव हो, ठीक है, कोई दूसरा जीव हो क्योंकि दोनों समान प्रजाति के ना हो, तो अगर इनके दोनों के डीएनए को आपस में मैच कराया जाएगा कुछ समझने के लिए, कुछ अध्ययन करने के लिए, ठीक है, कभी कभी हम लोग कहाँ से हमारा जन्म हुआ है, कहाँ मतलब किस तरीके से हम जो है वो हमारा एवोल्यूशन हुआ है, कैसे हमारा विकास हुआ है, इस सब चीज़ों को समझने के लिए अगर दो अलग अलग जीवों का डीएनए मैच कराया जाता है, उनके बारे में जो समानताओं को देखा जाता है, तो इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं कहते, बल्कि इसे बोला जाता है डीएनए बार कोडिंग,
क्या कहा जाता है बच्चों? डीएनए बार कोडिंग। ठीक है, तो डीएनए बार कोडिंग क्या है? डीएनए बार कोडिंग, इसको यूपीएससी ने पूछा है, डीएनए बार कोडिंग। तो डीएनए बार कोडिंग क्या, डीएनए टेस्ट या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है? दो समान प्रजाति के जीवों के डीएनए को मैच कराया जाता है। डीएनए प्रोफाइलिंग कहलाता है, डीएनए टेस्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। लेकिन अगर अलग अलग प्रकार के जीवों को, अलग अलग प्रजाति के जीवों को के डीएनए को आपस में मैच कराया जाए तो इसे डीएनए बार कोडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डीएनए बार कोडिंग कहते हैं। ये अक्सर जो है वो उद्विकास को समझने के लिए, अध्ययनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो वहीं पर आगे एक लाइन में लिख लीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके, कि दो अलग अलग प्रजाति के जीवों के दो अलग अलग प्रजाति के जीवों के दो अलग अलग प्रजाति के जीवों के डीएनए में समानताएं तथा डीएनए में समानताएं तथा असमानताओं का डीएनए में समानताओं तथा असमानताओं का अध्ययन डीएनए में समानताओं तथा असमानताओं का अध्ययन डीएनए बार कोडिंग कहलाता है। डीएनए बार कोडिंग कहलाता है। डीएनए बार कोडिंग कहलाता है। इसका प्रयोग विभिन्न अनुवांशिक अध्ययनों के लिए विभिन्न अनुवांशिक अध्ययनों के लिए जैव विकास को समझने के लिए तथा अन्य अध्ययनों के लिए किया जाता है। ठीक है, तथा अन्य अध्ययनों के लिए किया जाता है। तो सीधी सी बात है बच्चों, दो समान प्रकार के जीवों में अगर डीएनए मैच कराया, डीएनए टेस्ट कहलाता है। दो अलग अलग प्रकार के जीवों में डीएनए मैच कराया, उसमें सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटी देखी, तो उसे डीएनए बार कोडिंग के नाम से जाना जाता है। तो होप ये बात आप लोगों को बच्चों समझ में आ गई होगी। बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि डीएनए टेस्ट, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है और डीएनए बार कोडिंग क्या होती है। बिल्कुल आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ में आ गया। इसके अलावा मैंने ये नोट्स की तरीके से भी आपको दे दिया है। जब आप उसमें जब आपके पास नोट्स पहुंचेगा तो इससे भी चीजें आप जो है स्पष्ट तौर से लिख सकते हैं। वैसे मैंने लिखवा दिया है, लेकिन इसमें भी और चीजें भी लिखी हुई हैं, उसको नोट कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। ठीक है, जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं वही सारी बातें यहाँ पर मैंने लिख दी हैं, इसको भी आप अपने नोट्स में उतार सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए फिंगर अभी आप उतारेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, उससे अच्छा है कि हम कुछ नया सीख लें। ठीक है, बाकी मैंने लिख कर दे दिया है, उस नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई बच्चों? जल्दी बताइए, बिल्कुल बात क्लियर 100%? बिल्कुल बताइए बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ब्लड ग्रुप अपनी मम्मी का पाएगा, मम्मी पापा का पाएगा। चलिए, तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों, फिर उसके बाद देखो, जो अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी की आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, समझी, जानी, लेकिन बच्चों भारत में इन बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी फैसले लिए जाते हैं, कहीं पर जीएम क्रॉप उगानी हो, कहीं पर कोई जेनेटिक टेस्ट मतलब जीन संबंधी कोई जीव पैदा करना हो, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जीवों को पैदा करना हो, कुछ भी पैदा करना हो, तो इस भारत में एक संस्था है जिसका नाम जीईएसी है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमिटी। ठीक है, ये एक ऐसी संस्था है जो पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और ये सर्वोच्च संस्था भारत की है जो भारत में होने वाले जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी बदलाव होते हैं, जो भी यहाँ पर नई खोजें होती हैं, उनका टेस्ट होता है, उनका ट्रायल होता है, उसको नियंत्रित करती है, उसको अनुमति प्रदान करती है। तो मतलब इसकी अनुमति के बिना कोई भी जीएम पदार्थ, चाहे वो पौधे हों चाहे जानवर हैं, उनको भारत में न पैदा किया जा सकता है, ना उनको उत्पन्न किया जा सकता है, ना उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ना उनको इंपोर्ट किया जा सकता है। तो जीईएसी भारत की सर्वोच्च संस्था है जो जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित फैसले लेती है, और साथ ही साथ ये फैसले, उसी के फैसले के आधार पर भारत में किसी भी जैव प्रौद्योगिकी से मतलब खास करके जेनेटिकली जो मॉडिफाइड जीव हैं उनको भारत में उनका उपयोग किया जाता है। तो ये बच्चों ये चीजें सामने उसी के बारे में लिखी हुई हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में कार्य करती है, के अंतर्गत कार्य करती है, के नियम 1989 के अनुसार या पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। समिति प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों और उत्पादों को छोड़ने से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, जीईसी की अध्यक्षता पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव करते हैं और सह अध्यक्षता जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि करते हैं। वर्तमान में इसके 24 सदस्य हैं और ऊपर बताए गए क्षेत्रों में आवेदनों की समीक्षा करने के लिए हर महीने इसकी बैठक होती है। तो जो मैंने आप लोगों को बताया वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको नोट करना है। ठीक है, नोट करना है, लेकिन अभी मत नोट करिए। ठीक है, बाद में जब ये नोट्स मिलेगा तो उसी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करने में आप टाइम खराब करेंगे, फिर वही वाली बात हो जाएगी। मैंने आपको समझा दिया कि भारत में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी फैसले होते हैं वो यही संस्था लेती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब एक बात और भी बता देता हूं बच्चों कि इस दुनिया में बहुत अलग अलग प्रकार के जीव पैदा किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव पैदा किए जा रहे हैं, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर इनका उपयोग तो बहुत अच्छा है, शानदार उपयोग है, बहुत अच्छा उपयोग है, मान लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जरा ये सोचो कि अगर इसका उपयोग इस तरीके से है तो कुछ इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, जो अभी हमें नहीं पता है। कल हमारे स्वास्थ्य पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, हमारे पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, हमारे जो है वो आने वाली पीढ़ियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये चिंता है कि हो सकता है, आज तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पैदावार दे रहा है, लेकिन कल भविष्य में बहुत सारी इससे दिक्कतें भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसी दिक्कतों का सामना हमें
ना करना पड़े, इसके लिए हम पहले से अलर्ट रहें, पहले से हम थोड़ा सा जो है जागरूक रहें, जिससे कि हमें ऐसी नकारात्मकता का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए बच्चों क्या किया गया है कि पूरी दुनिया के सभी बहुत सारे देश आपस में मिले 1999 में, एक कोलंबिया में जगह है जिसका नाम कार्टाजेना है, उस स्थान पर मिले, सबने मीटिंग की, सबने आपस में डिस्कशन किया और फिर एक प्रोटोकॉल, एक नियम पारित किया। और इस नियम के तहत उन्होंने कहा कि भाई साहब, अगर हमारे और आपके देश में कोई भी जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीव पैदा किए जाते हैं और अगर हमें उनको लगता है कि वो हमारे पर्यावरण को या हमारे स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अंतरराष्ट्रीय सहमति से ऐसे जीवों पर, ऐसे जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवों पर हम लोग बैन कर देंगे या उनको उनका जो कह सकते हैं कि आयात और निर्यात है उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। यानी कुल मिलाकर हम किसी भी तरीके से जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवों को अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं करने देंगे, अपने मानव स्वास्थ्य से समझौता नहीं करने देंगे। तो इसके लिए जो एक नियम बना उसको बोला जाता है बच्चों कार्टाजेना प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है बच्चों? कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो जैव विविधता पर ये एक कन्वेंशन है, ठीक है, जो जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है ये। क्या है बच्चों? एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है और जो जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवों को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसको 29 जनवरी 2000 को पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों ने अपना लिया और 11 सितंबर 2003 को इसे लागू कर दिया गया, ठीक है। और इस वक्त पूरी दुनिया में इस प्रोटोकॉल को मानने वाले, इन नियमों को मानने वाले लगभग 171 जो है वो देश या संस्थाएं हैं जो इस नियम को, कार्टाजेना प्रोटोकॉल को मानती हैं। तो कभी आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी जीव होते हैं या उनको नियंत्रित करने के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ है, प्रोटोकॉल हुआ है, तो आप याद रखिएगा हाँ हुआ है, नाम है उसका कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है बच्चों। तो ये 100% मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बात क्लियर, ठीक है। ये भी आपके नोट्स में मैं डलवा दूंगा, इस नोट्स में उतार लीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बात क्लियर। तो ओवरऑल यहां पर बच्चों बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने, ठीक है भाई, वॉइस सही है कि नहीं है? वॉइस तो सभी की सही आ रही है ना? बिल्कुल। तो इस तरीके से बच्चों ये बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है। हाँ, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ओवरऑल बच्चों बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ जाना, हर तरीके की चीजों के बारे में पढ़ा, बहुत इस चैप्टर को एंजॉय किया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर था, ठीक है। आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अब बच्चों हम लोग एक नए चैप्टर पर चलते हैं, नाम है उसका परमाणु ऊर्जा। क्या है बच्चों? परमाणु ऊर्जा। तो ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपके सिलेबस में मेंशन तो कहीं नहीं है, लेकिन इससे हर साल प्रीलिम्स में और मेंस में, ठीक है, सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बच्चों इसके बेसिक्स बताऊंगा, मतलब आपको जीरो आता है, कुछ नहीं आता है, तब भी आप इस क्लास को एंजॉय करेंगे, तब भी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं आज बिल्कुल आपका बेस बताऊंगा, बेस समझाऊंगा। तो अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छी तरीके से समझिएगा, कोशिश करिएगा जानने की, और ये जानने की कि कैसे परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, कैसे परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा की जाती है, ठीक है। तो अब यहां पर बात कर रहे हैं परमाणु ऊर्जा की, बात की जाए, बिल्कुल कमेंट रोक दो बच्चों और अच्छे से समझो, बहुत मजा आएगा। और अगर तुम आज समझ गए तो समझ लो कि जिंदगी भर मुझे दुआ दोगे कि सर आपने वो बेसिक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जो पहले मेरा क्लियर नहीं था, और साथ ही साथ कैसे परमाणु से ऊर्जा निकाली जाती है, कैसे बिजली पैदा की जाती है, वो तो समझ में आएगा ही, वो तो और मजेदार है ही, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग इसको समझते हैं। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि हमेशा याद रखें बच्चों की जो परमाणु ऊर्जा होती है, तब देखिए बिल्कुल कलम रोक दीजिएगा, जो कमेंट नहीं करेगा उसी को समझ में आएगा, ठीक है। देखो बच्चों, परमाणु ऊर्जा, परमाणु से जो ऊर्जा होती है वो दो तरीके से पैदा की जाती है। परमाणु से जो ऊर्जा होती है, परमाणु ऊर्जा दो तरीके से पैदा की जाती है, एक नाभिकीय विखंडन के जरिए, ठीक है, एक कहलाती है विखंडन, ठीक है, जिसे हम लोग फिशन कहते हैं, इसे क्या बोला जाता है? फिशन बोला जाता है। और एक दूसरा तरीका होता है नाभिकीय संलयन। अब देखो, जो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, विखंडन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक बड़ा एटम होता है, उस बड़े एटम पर हम हाई स्पीड न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं। अब ये न्यूट्रॉन क्या होता है, अभी छोड़िए, इसको नहीं बताएं, इसको नहीं, इस तरह से समझिए, फिर उसके बाद उसको और डिटेल में बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो परमाणु ऊर्जा बच्चों दो तरीके से पैदा की जा सकती है। पहला नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में एक बड़ा सा एटम तोड़ा जाता है और तोड़कर इससे दो छोटे एटम तैयार किए जाते हैं, ठीक है, दो छोटे एटम्स में ये बदल जाता है। तो एक बड़े एटम को तोड़ते हैं, इसके तोड़ने से दो छोटे एटम बनते हैं, और इन दो छोटे एटमों के बनने के बाद के साथ साथ ऊर्जा निकलती है, और इसी ऊर्जा से हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा एटम, बड़ा परमाणु तोड़ा जाता है, छोटे परमाणुओं में बदलता है, ऊर्जा निकलती है, और उसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। तो इसे बोला जाता है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया, ठीक है बच्चों। अब ठीक है, ये एक पहला तरीका हो गया। दूसरा जो तरीका होता है बच्चों, दूसरा तरीका होता है, ये तरीका कहलाता है नाभिकीय संलयन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। संलयन को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फ्यूजन की प्रोसेस, फ्यूजन की प्रोसेस कहा जाता है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? विखंडित होता है, टूट जाता है, ठीक है, एक बड़ा एटम टूटकर छोटे एटम में बदल जाता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है, विद्युत उत्पन्न करता है। और यहां पर संलयन की प्रक्रिया में इसका उल्टा होता है, इसमें दो छोटे एटम आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद एक बड़े एटम में बदलते हैं, और साथ ही साथ इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यही ऊर्जा जो है बाद में विद्युत ऊर्जा में बदल ली जाती है। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है बच्चों संलयन की प्रक्रिया। संलयन का मतलब फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब दो एटम आपस में फ्यूज हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं।
और जुड़कर बड़ा एटम बना रहे हैं और फिर इससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उससे वो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो इस प्रक्रिया को संलयन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बच्चों समझिएगा, परमाणु ऊर्जा दो प्रकार से प्राप्त हो सकती है, विखंडन से, संलयन से। विखंडन में बड़ा एटम टूटकर छोटे एटम में परमाणु में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करता है और उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और संलयन में क्या होता है, दो छोटे परमाणु आपस में जुड़कर एक बड़ा परमाणु में बदलते हैं और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग संलयन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों इतनी छोटी सी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तोड़ना जोड़ना तो अगर आप समझते होंगे कि टूटना हो क्या होता है, जोड़ना क्या होता है, अगर ये शब्दों का मतलब जानते होंगे तो ये चीज आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल बात क्लियर। ठीक है, अभी ज्यादा होशियार मत बनो अरुण कुमार। ठीक है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, थोड़ा सा नीचे आओ, जमीन पे रहो। जितने जानकार नहीं होते, इतने जानकार होते, ठीक है, तो यहाँ ना होते। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा उछल उछल कर, जैसे होता है ना अधजल गगरी छलकत जाए, वैसे ही कुछ लोग उछल उछल जो सुना है अगर आगे पीछे, ठीक है, कभी सुना था तो वो सब यहाँ पे अपना ज्ञान बांट रहे हैं। अभी ये ज्ञान मत बांटो बच्चा, इतना ज्ञान जो है वो आपकी जो मतलब अब क्या कहूं मैं, तुम्हें अभी बुरा लग जाएगा। तो अभी चुपचाप मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने दो, तुम्हें आता है तो शांति से बैठे रहो। ठीक है, नहीं तो टहल घुमाओ। बस समझ में आ रही बात, लेकिन बच्चों के बीच में कमेंट बाजी मत करो। ठीक है, समझ में आ रही नहीं बात। ठीक है, अभी सब बताऊंगा मैं, यूरेनियम भी बताऊंगा, प्लूटोनियम, लेकिन कैसे ABCDEFG पढ़ाऊंगा, तो ऐसे करके पढ़ाऊंगा तो सबको समझ में आएगा। तुम होशियार हो सकते हो अरुण भाई, लेकिन सब नहीं है ना इतने होशियार, तो समझो, थोड़ा सा रहम खाओ। चले ठीक है बच्चों, तो ये बात बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बात क्लियर। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। ये बात समझ में आ गई बच्चों? नोट कर लिया बच्चों? बिल्कुल। तो परमाणु ऊर्जा बच्चों दो तरीके से प्राप्त की जा सकती है। अब हम लोग एक एक तरीका बहुत विस्तृत रूप से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बात, हाँ, अब बात यह है कि ये जो सबसे पहले हम लोग कैसे ऊर्जा प्राप्त करना सीखेंगे, विखंडन से। ठीक है, अब हम लोग कैसे सबसे पहले ऊर्जा प्राप्त करना सीखेंगे, विखंडन से। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिशन या नाभिकीय विखंडन। एक एक चीज को विस्तृत रूप से, कैसे विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है, कैसे संलयन से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको सबको हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब ठीक है, अब विखंडन से ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है इसको डिटेल में समझेंगे, संलयन से बाद में समझेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया। तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को समझने से पहले, ठीक है, कुछ बेसिक चीजें भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, ध्यान से सोचिए, सुनिएगा बच्चों, बहुत अच्छे। हेडिंग डाल लीजिए नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन से जैसे ऊर्जा प्राप्त होती है उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब यहां पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो पहले कुछ बेसिक्स पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल मैं मान लेता हूं कि तुमको कुछ नहीं आता, मान लो नहीं आता। ठीक है, आता भी है तभी जीरो मान लो अपने आप को। ठीक है, बिल्कुल ABCD से सीखते हैं। ठीक है, ABCD से सीखते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, तब फिर बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है कि जैसे कोई भी दुनिया में आपने बहुत सारे एलिमेंट देखे होंगे, बहुत सारे तत्व देखे होंगे। ठीक है, आपने कार्बन देखा, आपने नाइट्रोजन देखा होगा, इतना तो देखा ही होगा, इतना तो किताबों में देखा ही होगा। कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, ऐसे बहुत सारे तत्व आपने देखे होंगे। तभी वो सब देखने के बाद ही तो 11th 12th में पहुंचे होंगे, फिर ग्रेजुएशन में पहुंचे होंगे, चाहे साइंस के हों चाहे नॉन साइंस के हों। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई भी आप एक एटम देखते हैं, तो कभी भी आपने जैसे कोई एटम देखा होगा, मान लीजिए कि आपने Na देखा, Na को हम लोग सोडियम कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये सोडियम नाम का तत्व आपने देखा होगा बच्चों, तो ये सोडियम नाम का जो तत्व होता है, ठीक है, इसका जो सबसे छोटा या कोई भी दुनिया में तत्व है, कोई भी तत्व, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कुछ भी हो, उसका जो सबसे छोटा भाग होता है, जो सबसे छोटा मतलब उसका पार्ट होता है, भाग होता है, किसी भी तत्व का जो सबसे छोटा भाग होता है, उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं बच्चों, परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु, या इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एटम कहते हैं। ठीक है, ये तो सुना ही होगा। तो किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा भाग होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, शरीर का सबसे छोटा भाग क्या होता है, सेल, कोशिका होती है, वैसे ही दुनिया के में जितने भी पदार्थ मौजूद हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, कुछ भी, उसका जो सबसे छोटा भाग होता है वो परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, परमाणु, एटम कहलाता है। बिल्कुल अच्छे से समझिए। अब ये जो परमाणु होता है ये कैसा दिखता है इसको देखते हैं। तो परमाणु का आकार यानी कि उसकी जो संरचना है, ठीक है, परमाणु की जो संरचना है वो कैसी दिखती है उसको ध्यान में देखिए। तो अगर परमाणु की संरचना की बात की जाए बच्चों, तो परमाणु की संरचना में एक नाभिक होता है। ठीक है, एक नाभिक होता है, और ये जो नाभिक होता है, ये परमाणु मुख्यतः किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग परमाणु होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब परमाणु किन चीजों से मिलकर बनता है, तो परमाणु बच्चों 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन कहते हैं। और तीसरी चीज होती है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 चीज होती हैं जिनसे मिलकर हमारा परमाणु बना होता है। तो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग परमाणु, और परमाणु किन चीजों से बनता है, जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब परमाणु की जब संरचना देखते हैं, तो परमाणु की संरचना में इसका एक नाभिक होता है, और इस नाभिक में बच्चों ये जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इसी नाभिक में मौजूद होते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और साथ ही साथ इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसी ऑर्बिट होती हैं, कक्षाएं होती हैं, और इसी ऑर्बिट में बच्चों चक्कर लगाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसी नाभिक में चक्कर लगाता है। तो कुल मिलाकर पदार्थ की जो सबसे छोटा भाग होता है परमाणु, एटम कहते हैं। एटम 3 कणों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, जब हम परमाणु की संरचना देखते हैं, तो परमाणु की संरचना में एक नाभिक होता है, ठोस नाभिक होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मौजूद होते हैं, और इसके चारों तरफ खाली जगह होती है जहां पर चक्कर लगाता है, ऑर्बिट में, कक्षा में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके की संरचना होती है बच्चों परमाणु की। ठीक है, परमाणु कुछ इस तरह से दिखता है, बीच में नाभिक होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है,
आ रही बात समझ में? इतनी बात अगर आपको बच्चों समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों कि आखिर परमाणु दिखता कैसे और किन चीजों से मिलकर बनता है। तो जब कोई भी तत्व आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने सोडियम देखा, सोडियम ऐसे Na की तरह से लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। तो आपने याद कीजिए वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है जब आपने कभी 9, 10, 8, 6, 7 कभी कभी तो देखा ही होगा कि कोई भी तत्व जब लिखा होता है तो उस तत्व के ऊपर कुछ कह सकते हैं नंबर्स लिखे होते हैं और नीचे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे सोडियम जब लिखा होगा तो नीचे की तरफ 11 लिखा होगा, ठीक है, 11 लिखा होगा और ऊपर की तरफ 23 लिखा होगा। इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? तो ऐसे नंबर जरूर देखे होंगे, आप सबने देखे होंगे। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी कभी तत्व लिखा, कोई भी तत्व का नाम लिखा होगा, उसके नीचे कुछ नंबर लिखे होंगे, उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे होंगे। जो नीचे वाला नंबर है वो क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि उस पर्टिकुलर जो पदार्थ है उसके परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो नीचे जो नंबर लिखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। उसे परमाणु क्रमांक के रूप में जाना जाता है। और ये जो परमाणु क्रमांक होता है ये क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि उसके नाभिक में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद हैं। मतलब ये क्या दिखा रहा है? अगर 11 दिखा रहा है तो 11 इसका क्या है? सोडियम का परमाणु क्रमांक है। और ये परमाणु क्रमांक क्या दिखा रहा है? उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन मौजूद हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो परमाणु क्रमांक नंबर ऑफ प्रोटॉन दिखा रहा है। और ये नीचे ही लिखा, जो भी नीचे, मान लीजिए यहां पर कार्बन लिखा है, कार्बन के यहां पर 6 लिखा है, तो 6 का मतलब परमाणु क्रमांक 6 हो गया। इसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया बच्चों? 6 हो गया। और ये प्रदर्शित कर रहा है कि कार्बन के जो नाभिक है उसके अंदर कितना प्रोटॉन मौजूद है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी मौजूद है। ठीक है बच्चों, ऊपर वाला जो भाग है, ये ऊपर वाला जो भाग है, ये ऊपर वाला जो नंबर लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। इसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या प्रदर्शित करता है? द्रव्यमान संख्या यानी ये नंबर जो है द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और ये द्रव्यमान संख्या क्या प्रदर्शित करती है? द्रव्यमान संख्या ये प्रदर्शित करती है कि कितने नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद हैं इसके नाभिक के अंदर, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कितने हैं ये प्रदर्शित करता है ये नंबर 23 नंबर, ठीक है, जो इसके सोडियम का दिया हुआ है। तो ये जो ऊपर लिखा होता है इसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और ये क्या प्रदर्शित करता है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रदर्शित करता है। बात समझ आ रही है? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रदर्शित करता है। तो अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें बच्चों, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब कि हमें अगर यहां पर कोई भी अगर तत्व दिया हुआ है तो उस तत्व को देखने से ही हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब देखिए जैसे जैसे मैंने इसको सोडियम को देखा तो देखते ही हमें पता चल गया कि इस सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं तो पता ये चला 11 है सर, 11 है क्योंकि सामने से दिख रहा है 11 है। सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? ठीक है, न्यूट्रॉन कितने हैं? तो ये पता चला 23 होते हैं, 23 हैं। तो अगर आपको प्रोटॉन पता है बच्चों, अगर आपको प्रोटॉन पता है, ठीक है, प्रोटॉन अगर आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 23 है। इधर देखिएगा ध्यान से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है नंबर में? थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर आपको आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कितने हैं? 23 हैं। प्रोटॉन का नंबर आपको पता है 11 है, तो न्यूट्रॉन को निकालना हो तो 23 माइनस 11 कर दो इज इक्वल टू 12, यानी कि कुल मिलाकर नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए बच्चों? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए आपके इस परमाणु के अंदर 12 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 हो गए, क्योंकि क्या किया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर कितने हैं? 23 हैं। तो प्रोटॉन का ऑलरेडी आपको पता है तो 11 यहां रख दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस 23 माइनस 11 कर दिया इज इक्वल टू 12। इतना तो मैथमेटिक्स आपको आती है, नहीं आती है तो फिर रहने दीजिए, कुछ करिए मत, बैठ के कहीं पर जाकर चूरन की दुकान खोल लीजिए। और क्या कर सकते हैं? अगर आपको 23 माइनस 11 ना आए तो फिर चूरन की दुकान भी नहीं खुलेगी, क्योंकि उसमें भी पैसा रुपया गिनना होगा, तो उसके लिए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर करोगे क्या तुम? इतना तो पता ही है कि 23 माइनस 11 मतलब 12 होता है, तो इतना तो पता ही हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 हो गए। और याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन हो गया 11 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 11। तो ये भी बात याद रखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने नंबर प्रोटॉन के होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन के होंगे। तो अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों पता चल गया कि हमारा जो सोडियम है, ठीक है, हमारा जो सोडियम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, न्यूट्रॉनों की संख्या 12, प्रोटॉनों की संख्या 11 होती है। ठीक है, ये बात। तो इस एक एग्जांपल से दुनिया में आप किसी भी एटम, अगर आप लोगों ने बच्चों से समझा होगा, ठीक है, समझा होगा, समझ लिया होगा, तो दुनिया में किसी भी पदार्थ के किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको समझ में आ जाएंगे। फिर से देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया? कोई भी पदार्थ, पूरा रिवाइज कर दे रहा हूं जल्दी से कि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। कोई भी पदार्थ हो उसका सबसे छोटा भाग क्या होता है? परमाणु। 3 चीजों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। उसकी संरचना देखी जाए परमाणु की तो कुछ ऐसी होती है, बीच में नाभिक होता है, नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, उनमें चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, चक्कर लगाता है। संख्याएं इनकी जाननी है तो उसके लिए आपको समझना क्या पड़ेगा? सोडियम अगर कोई भी तत्व लिखा होता है तो उसके नीचे संख्या लिखी होती है, ऊपर संख्या लिखी होती है। नीचे वाली संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है और ये दर्शाती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उस परमाणु के अंदर। साथ ही साथ ऊपर जो संख्या होती है उसे द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। यह दर्शाती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कितने उसके नाभिक में है। तो इन्हीं संख्याओं को लेकर हम सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन निकाल रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर 23 हैं, तो न्यूट्रॉन और हमें प्रोटॉन की संख्या ऑलरेडी पता है नीचे से, यानी 11 है। तो इसको न्यूट्रॉन को निकालने के लिए 23 यानी टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का नंबर घटा देंगे, 12 आ जाएगा। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने नंबर 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुल मिलाकर किसी भी पदार्थ के एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसको आप बहुत अच्छी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों समझ सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। ऐसे निकालने के लिए जैसे कार्बन मैंने कहा था, तो कार्बन जब भी लिखा होगा ऐसे लिखा होगा, तो कार्बन ऐसे लिखा होगा, तो इसका नीचे से पता चल गया कि प्रोटॉनों की संख्या पता चल गई, प्रोटॉनों की संख्या पता चल गई तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर 12 है। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या 6 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ठीक है, कितनी होगी? तो आपने क्या किया? 12 माइनस 6 कर दिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 हो गए। तो इसमें जो कार्बन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की संख्या 6 है। तो इस तरह से किसी भी चीज का आप निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चों,
ABCD की तरह से बता रहा हूं, तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी बताइए बच्चों, बिल्कुल बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, बिल्कुल क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो, तो इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों, इन सारी चीजों को उतार लीजिए, जल्दी से उतार दीजिए, ठीक है, और खूब अच्छे से, बहुत बढ़िया साहिल भाई, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत प्यारा बताने की कोशिश करिए। अब इसके आगे की जो बच्चों है कहानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। लेकिन बच्चों कुछ लोग मेरे से वो पूछ रहे थे कि टेलीग्राम चैनल क्या है, तो नोट कर लीजिए, सलीम, इस पर जुड़ जाइए, इस पर अब हम लोग थोड़ा सा एक्टिव होंगे और बहुत सारी चीजें आप लोगों को इसमें मिलने वाली हैं। कोशिश मैं करूंगा कि आप लोगों के लिए काफी एक्टिव टेलीग्राम चैनल में बना दूं, तो इस पर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसको नोट कर लीजिए और इससे जुड़िए, और उसके बाद जो है हम लोग इसको थोड़ा और एक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे होता है, थोड़ा मैंने बेसिक्स बता दिए, अगर आप समझ गए तो कैसे और उसे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे बच्चों, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। होप कि आप लोगों को बिल्कुल